Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is NATO. NATO stand for North Atlantic Treaty Organization. ये 30 कंट्री का एक अलायंस है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास पाए जाते हैं। इन कंट्रीज के अंदर यूनाइटेड स्टेट, मोस्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज शामिल हैं, कनाडा, टर्की और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पर्पस की तरफ। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। जैसा कि वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक अलायंसेस, पॉलिटिकल अलायंसेस होती हैं, इस तरह मिलिट्री अलायंसेस भी होती हैं। ये यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के कुछ कंट्री से मिलकर बना है। ये वर्ल्ड वार 2 के बाद बनाया गया था ताकि पीस और पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके अटलांटिक ओशन की दोनों साइडों पर। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके मेंबर कंट्रीज की तरफ, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं। नेटो 1949 में बना था। उस वक्त इसके जो मेंबर कंट्री थे उनमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, कनाडा, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल थे। नेक्स्ट 1952 से 1990 तक कुछ कंट्रीज शामिल हुए इसके अंदर, जिनमें ग्रीस, टर्की, जर्मनी और स्पेन शामिल हैं। नेक्स्ट 1999 में 3 कंट्रीज में शामिल हुए, जिनमें पोलैंड, चेनिस रिपब्लिक और हंगरी शामिल हैं। 2004 से 2009 के दरमियान कुछ कंट्रीज शामिल हुए, जिनमें बल्गारिया, एस्टोनिया, लैटविया, एथोनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया शामिल हैं। 2017 से 2020 के दरमियान 2 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इसमें शामिल हुए, जिनमें एक नॉर्थ मैसिडोनिया भी शामिल है। इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर कंट्रीज का नेटो के अंदर शामिल होना रशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। नेटो चाहता है कि 1997 के बाद जितने भी कंट्रीज नेटो के अंदर शामिल हुए हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि ये उनके लिए ख़तरा है। हर कंट्री अपना एक एम्बेसडर या एक ऑफिशियल नेटो की कमेटी में भेजता है ताकि वो नेटो के अंदर होने वाले काम को डिस्कस कर सकें। इन डेजिग्नीज में या ऑफिशियल में शामिल हो सकते हैं एक कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, हेड ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये रशिया के लिए थ्रेट किस तरह है। 2009 के बाद पहली बार दिसंबर 1, 2015 के अंदर नेटो ने दोबारा अपनी एक्सपेंशन का ऐलान किया, जिसके अंदर उन्होंने एक कंट्री मोंटेनेग्रो को इसके अंदर शामिल होने का कहा। इस पर रशिया ने रिस्पॉन्स दिया कि ये इसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटेजिकल थ्रेट है। रशिया ख़ास तौर पे परेशान है कि जो बाल्कन कंट्रीज हैं जो इसके बॉर्डर के साथ साथ लगते हैं वो नेटो के अंदर तेज़ी से शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाल्टिक और बाल्कन्स कंट्री के अंदर डिफरेंस। ये 2 ऐसे नाम हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को। बाल्टिक कंट्रीज आपको ऊपर रेड कलर में दिए गए हैं और बाल्कन्स कंट्रीज जो हैं वो ब्लू कलर में दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेटो का मिशन। इसका मिशन है अपने मेंबर्स कंट्री की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, और इनका जो टारगेट है उनमें इंक्लूड हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, टेररिज्म, साइबर अटैक वगैरह। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 का जो एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर नेटो के एक अलाय के ऊपर आर्म अटैक होता है तो उसे नेटो के तमाम अलायंस के ऊपर अटैक समझ जाएगा, और अगर नेटो के एक नेशन पर अटैक होता है तो इसके जवाब में सारी नेशंस हैं वो मिलके इसका जवाब देंगे। इसे हम कलेक्टिव सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक अलायंस पे अटैक होता है तो सब पे अटैक समझ जाएगा, और एक अलायंस पे अटैक का रिस्पॉन्स सब अलायंस के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं वो सब मिलके देंगे, इसलिए इसे कलेक्टिव सिक्योरिटी भी कहा जा सकता है। अगर नेटो मेंबर्स के ऊपर कोई और कंट्री अटैक करता है या टेररिस्ट अटैक करते हैं तो फिर नेटो उसकी मदद के लिए आएगा। अगर उस कंट्री के अंदर जो नेटो मेंबर है उसके अंदर सिविल वार होती है या इंटरनल को होता है, यानी कि मार्शल अगर लगती है, तो उस वक्त जो नेटो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा उस कंट्री के अंदर। जैसे कि 2016 के अंदर टर्की के अंदर को हुआ, यानी मार्शल लगी, तो उस वक्त नेटो कंट्रीज ने इसके अंदर इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा ये इनका इंटरनल मामला है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटो की फंडिंग की। नेटो के जो मेंबर कंट्री हैं वो इसको फंडिंग करते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट जो है वो 3/4 हिस्सा जो है वो देता है नेटो को। इसके अलावा 10 कंट्रीज ऐसे हैं जो अपने जीडीपी का 2% नेटो को देते हैं। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं।
अप्रैल 4 1949 में इसके मेंबर्स कंट्री ने इसे साइन किया था। इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया। इस ऑर्गेनाइजेशन को जो बनाया गया था वो 1949 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर इसे क्रिएट किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, नेटो का वो जो प्राइमरी पर्पस था वो अपने मेंबर्स कंट्री को डिफेंड करना था। अब देखते हैं यहाँ पे उनके लिए थ्रेट क्या था। यहाँ पे जो थ्रेट था वो कम्युनिस्ट कंट्री थे, यानी कि यूएसएसआर। वर्ल्ड वार 2 के बाद दो ही कंट्रीज सुपर पावर्स के तौर पर सामने आए, यानी कि उस वक्त वर्ल्ड जो थी वो बाईपोलर बन गई, जिसके अंदर यूएसए और यूएसएसआर शामिल थे। यूएसए चाहता था कि उसका पूरी वर्ल्ड के अंदर उसकी प्रेजेंस हो, जैसा कि ख़ास तौर पे वो चाहता था कि यूरोप के अंदर उसकी प्रेजेंस है, और वो यूएसएसआर के साथ साथ जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर कैपिटलिज्म को प्रमोट करे। इसी वजह से यूरोपीय यूनियन जो है बनना पॉसिबल होता है, और यूएस मिलिट्री है वो प्रोटेक्शन देती है यूरोपियन नेशंस को कि अगर कोई उन पर अटैक होता है वर्ल्ड वार 2 के बाद तो वो उनको डिफेंड करेगी। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ल्ड वार 2 में यूरोपियन कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो यूएसए ने कहा कि आप की हम प्रोटेक्शन करते हैं, आपको हम मिलिट्री प्रोटेक्शन देते हैं, और आप वर्ल्ड वार 2 के अंदर जितना भी आपको लॉस हुआ है उसे रिकवर करने की कोशिश करें। कोल्ड वार के दौरान नेटो अपने मिशन को एक्सपेंड करना चाहता था ताकि वो न्यूक्लियर वॉर से बच सके। जब रशिया ने देखा कि नेटो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, यहाँ तक कि वेस्ट जर्मनी भी नेटो का पार्ट बन गया है, तो इसके बाद कम्युनिस्ट कंट्रीज़ ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको वार्सा पैक्ट कहा जाता है। तो इसके अंदर जो कंट्रीज शामिल थे उस वक्त, जिसमें यूएसएसआर, बल्गेरिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और ईस्टर्न जर्मनी शामिल थे। इसके बाद वार्सा पैक्ट के रिस्पॉन्स में नेटो ने अपनी एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की जिसे मैसिव रिटेलिएशन पॉलिसी कहा जाता है, जिसके मुताबिक अगर वार्सा पैक्ट के किसी कंट्री ने नेटो के किसी कंट्री के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो इसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से दिया जाएगा। इस डेटरेंस की पॉलिसी की वजह से यूरोपीय यूनियन ने अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया, अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया, और जिस वजह से जो वर्ल्ड वार 2 के अंदर इसे लॉस हुआ था काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, तो उसे इसने काफ़ी हद तक बेहतर किया। और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने अपनी आर्मी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो नेटो की अम्ब्रेला के नीचे आगे थे। उन्हें पता था अगर हम पे अटैक होता है तो नेटो कंट्रीज़ रशिया के अगेंस्ट या वार्सा पैक्ट के जितने भी मेंबर्स हैं उसके अगेंस्ट रिटेलिएशन करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है ये डिवाइड होगी 15 कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के अंदर कोल्ड वार का सिनेरियो था, और जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर हो गया था यूएसएसआर, और ये 15 कंट्री के अंदर डिवाइड हो गया था। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो कंट्रीज़ यूएसएसआर से डिवाइड हुए थे उनके अंदर यूगोस्लाविया भी था, जिसके अंदर सिविल वार स्टार्ट हो गई, और उसकी सपोर्ट की थी उस वक्त यूएसए ने, क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस इसके अंदर लाना चाह रहा था। जैसा कि हम जानते हैं नेटो के 30 मेंबर्स हैं। इसके अलावा नेटो 3 अलाइंसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जो कि इसके 30 मेंबर्स के अलावा भी कुछ मेंबर्स हैं, जिनमें जो पहली अलाइंस है वो है यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल। ये एक ऐसा काउंसिल है जो कि दूसरे कंट्रीज़ को जो कि इसके मेंबर नहीं हैं नेटो के, उनको इन्फ्लुएंस करता है कि उनकी मदद करता है कि वो नेटो के अंदर शामिल हो सके। इसके अंदर 20 कंट्री शामिल हैं जो कि नॉन नेटो कंट्रीज़ हैं, और इसका जो आगाज़ हुआ था वो 1991 के अंदर हुआ था। यहाँ पे जिन 20 कंट्रीज़ की बात की है ये नॉन नेटो कंट्रीज़ है, यानी कि नेटो का पार्ट नहीं है लेकिन नेटो के अंदर कोऑपरेट करते हैं। इसके बाद आता है मेडिटेरियन डायलॉग। ये मिडिल ईस्ट को स्टेबल करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर भी नॉन नेटो मेंबर शामिल हैं जो कि इसके मेंबर नहीं हैं लेकिन इससे कोऑपरेट करते हैं नेटो के साथ, जिसके अंदर शामिल है अल्जीरिया, इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन, मोरक्को, सानिया, जो स्टेबल किया गया था 1994 के अंदर। इसके बाद आता है इस्तांबुल कोऑपरेशन, जो कि काम करता है मिडिल ईस्ट के अंदर पीस कायम करने के लिए, और इसके अंदर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 4 कंट्रीज भी शामिल हैं,
जिसके अंदर आता है बहरीन, कुवैत, कतर और यूनाइटेड अरब अमारात। तो ये जो बना था ये 2004 के अंदर। इसके अलावा नेटो 8 मज़ीद कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, सिक्योरिटी इशू के लिए, जिनके अंदर 5 जो हैं एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, जिनका नाम है ऑस्ट्रिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलिया और न्यूजीलैंड। जो मैंने स्टार्ट में नाम लिया है ये ऑस्ट्रेलिया है। एंड पे बात करते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में। 3 मिडल ईस्ट कंट्रीज़ शामिल हैं जिसमें अफ़गानिस्तान, इराक और पाकिस्तान हैं, जो कि नेटो के साथ कोऑपरेशन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी नेटो को ज़रूरत पड़ी है फ़ज़ाई हदूद की या ज़मीनी हदूद की, तो पाकिस्तान ने उसका साथ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली हों, कुछ आपकी हेल्प हुई हो, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।